हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जनवरी 3rd वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने जनवरी 3rd वीक के सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो हम आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GK की PDFs भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही आप हमारी ऐप पर फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा PDF कोर्स बाय करने संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। $374 मिलियन के सौदे के तहत भारत पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। इन फर्स्ट इंडिया टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल्स टू फिलीपींस अंडर $374 मिलियन डील। जानेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, फिलीपींस ने यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। इस प्रपोजल में ये कहा गया है कि $374 मिलियन डील के तहत जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, ये ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस की नेवी को प्रोवाइड कराएगा। आपको जानना चाहिए, ब्रह्मोस ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड से लॉन्च की जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि ये रशिया और इंडिया के बीच में जॉइंट वेंचर है। रशिया की NPO महिनो स्टोइनिगिया और इंडिया की DRDO, इन दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस इस तरह का एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया हुआ है। आपको जानना चाहिए, ब्रह्मोस ये दो नदियों के नाम से बना हुआ है। जो ब्रह है ये ब्रह्मपुत्र जो भारत की नदी है यहाँ से लिया गया है, और मोस ये रशिया की मोस्कवा रिवर से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि अतुल दिनकर राणे, इनको ब्रह्मोस एरोस्पेस का CEO अपॉइंट किया गया है और डिप्टी CEO बनाए गए हैं संजीव कुमार जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को $900 मिलियन की सहायता प्रदान की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ $900 मिलियन एड टू श्रीलंका। एड मतलब सहायता। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं जो श्रीलंका है ये एक तरह से दिवालिया होने की कगार पर है, क्योंकि कोविड के कारण यहाँ पर ट्रैवल इंडस्ट्री जो है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी प्रभावित हुई है और इनकी GDP जो है टूरिज्म पर ही आधारित है। तो अब क्या हुआ है, इनके पास विदेशी जो मुद्रा होती है ना, उसका भंडार बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया है। अब जब विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है तो फिर ये दूसरे देश से सामान कैसे आयात करें, ये दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर टूरिस्ट आते, कोविड ना होता तो उससे करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी आती है इनके देश में, तो वही नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। आपको बता दें, कारोबार करने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर चलता है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर ज़्यादा होता है। आपको बता दूं, दुनिया का 85% कारोबार अमेरिकी डॉलर से होता है और कर्ज भी डॉलर में ही दिया जाता है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होगा तो कारोबार करने में मुश्किल होगी, दूसरे देशों से सामान खरीदने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोई भी देश ज़्यादा समय तक डॉलर के बिना दूसरी मुद्रा पर सामान नहीं दे पाएगा। तो अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है यहाँ पर, $400 मिलियन की करेंसी स्वैप किया है श्रीलंका के साथ, यानी करेंसी की अदला बदली की है। तो यानी कि अब श्रीलंका को जो है, श्रीलंका के पास कुछ डॉलर्स आ जाएंगे जिसका वो यूज़ कर सकती है। साथ ही एशियन क्लियरिंग यूनिट, देखिए यूनियन, इसका हेडक्वार्टर्स तेहरान ईरान में है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूँ, ये आप याद रखिएगा। एशियन क्लियरिंग यूनियन, इसका हेडक्वार्टर्स है तेहरान ईरान में। तो ये भी एक तरह से दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उसको फैसिलिटेट करता है। तो इसके तहत $500 मिलियन का जो श्रीलंका को जो पैसा देना है वो भी स्थगित कर दिया गया है। भारत को देना है ये, तो उसको भी भारत ने स्थगित कर दिया है। तो इससे क्या होगा, श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा सहायता यहाँ पर भारत की ओर से मिलेगी। बाकी आपको जानना चाहिए, श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं। लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल कोलंबो है। यहाँ के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे हैं, प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे हैं, करेंसी है श्रीलंकन रूपी।
आपको जानना चाहिए श्रीलंका को द टीयर ड्रॉप ऑफ इंडियन ओशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है, आंसू की तरह, एक टीयर की तरह इसकी शेप है, आप देखी होगी आपने। साथ ही इसको द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। साथ ही से द नेशंस ऑफ स्माइलिंग पीपल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा स्ट्रेटेजी के हो गया, पूछ लिया जाता है। इटालियन सुपर कप किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो फुटबॉल क्लब इंटर मिलान वॉन द इटालियन सुपर कप। तो बात हो रही है फुटबॉल की। तो देखिए इंटर मिलान इसने जुवेंटस को हराकर सुपर कोपा इटालियाना यानी इटालियन सुपर कप इसको जीत लिया है। आपको जानना चाहिए ये इंटर मिलान का 6th टाइटल है। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक्स री-कॉमर्स फर्म यांत्रा का अधिग्रहण किया है? पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर स्नैपडील? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो फ्लिपकार्ट हैज एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स री-कॉमर्स फर्म यांत्रा। देखिए फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर यांत्रा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स री-कॉमर्स फर्म है इसको एक्वायर कर लिया है। तो जो भी इनकी सेल वगैरह होती है फ्लिपकार्ट के, तो उसमें यांत्रा की ये सहायता लेंगे। आपको जानना चाहिए यांत्रा आप सभी जानते होंगे कि मोबाइल फ़ोन रिपेयर सर्विस प्रोवाइड कराता है। आपके डोर स्टेप से ही मोबाइल लेकर जाते हैं और सही करके लाते हैं। निम्नलिखित में से किसने इजरायली कंपनी कॉल हीरो के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो ट्रू कॉलर हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर द इजरायली कंपनी कॉल हीरो। तो ट्रू कॉलर ने यहाँ पर 4.5 मिलियन US डॉलर के एग्रीमेंट के साथ ही इजरायली कंपनी है कॉल हीरो इसको एक्वायर कर लिया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि ट्रू कॉलर का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर्स है, ये आप याद रखेंगे। और ट्रू कॉलर के CEO हैं अलन ममेदी। स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल will set up Asia's largest ethanol production unit in महाराष्ट्र। तो देखिए स्वराज ग्रीन पावर एंड फ्यूल एशिया की लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट फाल्टन सतारा महाराष्ट्र में स्थापित करेगी। इसकी कैपेसिटी रहने वाली है 1100 किलोलीटर्स पर डे की। स्विगी ने डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर तैनात करने के लिए किस 2 पहिया निर्माता के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो स्विगी हैज पार्टनर्ड विद TVS मोटर टू डिप्लॉय इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फॉर डिलीवरी। तो देखिए TVS मोटर कंपनी और स्विगी ने यहाँ पर एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत TVS जो है ई-बाइक्स प्रोवाइड कराएगा स्विगी को, किस लिए? डिलीवरी के लिए। जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो ई-बाइक से ही अब अपना कार्य करेंगे। रेलवे PSU ब्रेथवेट एंड कंपनी को मेरिटरत्न 1 श्रेणी की कंपनी घोषित किया गया है। आपको बताना है ब्रेथवेट एंड कंपनी के CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो रेलवे PSU ब्रेथवेट एंड कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मेरिटरत्न 1 कैटेगरी कंपनी। द CMD ऑफ ब्रेथवेट इज यतीश कुमार। तो देखिए रेलवे PSU है ये ब्रेथवेट एंड कंपनी, इसको मेरिटरत्न 1 कैटेगरी कंपनी भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है। भारत सरकार इस तरह का प्लान कर रही है कि इसको रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज यानी राइट के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए। आपको जानना चाहिए ब्रेथवेट इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर यतीश कुमार हैं। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। जब बात हो रही है मेरिटरत्न 1 कैटेगरी स्टेटस की, तो आपको जानना चाहिए क्या क्राइटेरिया होता है कि किसी कंपनी को मेरिटरत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया जाता है। सबसे पहले तो यह है कि पिछले 3 सालों में लगातार कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो और पिछले 3 साल में से कम 1 साल जो प्री टैक्स प्रॉफिट है ये 30 करोड़ या इससे ज़्यादा का रहा हो, तब इस कंपनी को मेरिटरत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस दे दिया जाता है। और हाल ही में हमने पढ़ा था, अक्टूबर का करंट अफेयर्स है शायद ये, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का स्टेटस दिया है। अब आपके लिए कार्य ये है कि आप अपने आप नोट्स बनाएंगे, महारत्न और नवरत्न, मिनीरत्न कौन कौन सी कंपनियां हैं, नंबर याद रखेंगे। और जो महारत्न कंपनी है इनके तो नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। महारत्न कितनी कंपनी है इनके नाम भी आप याद रखेंगे। महारत्न ही आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी तो इतना नहीं पूछा जाता, केवल महारत्न की आप लिस्ट जरूर बनाइएगा। निम्नलिखित में से किसने MSMEs को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए इंडिफी टेक्नोलॉजीज के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो गूगल पे हैज जॉइंड हैंड्स विद इंडिफी टेक्नोलॉजीज
टू प्रोवाइड इंस्टेंट लोन्स टू MSMEs। तो गूगल पे और एनडीएफई टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पर हाथ मिलाया है, किस लिए? इंस्टेंट लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। आपको जानना चाहिए हाल ही में एनडीएफई टेक्नोलॉजीज ने मेटा यानी कि जो जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, इसके साथ भी टाई अप किया था, किस लिए? 5 से 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जब यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है ना, तो देखिए आपको ये जानना चाहिए जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है ना, उसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 होता है। ये मैंने इसलिए स्पेशली लिखा है क्योंकि आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है MDR की फुल फॉर्म या फिर बीच में D की फुल फॉर्म। तो याद रखिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये 0 होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो यूपीआई से पेमेंट हमारी एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो ये कंपनीज हैं जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, तो ये उस दुकानदार से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 होना। मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 होने का मतलब यही है कि उस दुकानदार से कुछ वो यूपीआई का ट्रांजैक्शन नहीं लेते हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लेते हैं कि हाँ आपने ग्राहक से लिया है तो आप हमको कुछ फीस दीजिए। तो इसलिए अब इनकी कमाई का सोर्स क्या रहेगा? जो ये गूगल पे, फ़ोन पे ये हैं, तो ये लोग अब क्या करने लगे हैं, ये लोग म्यूचुअल फंड्स अपनी ऐप पर बेचते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं, इंश्योरेंस, क्रेडिट सर्विसेज ये अपनी ऐप से ये प्रोवाइड कराते हैं। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। भारतीय किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। देखिए आंसर काफ़ी बड़ा है इस क्वेश्चन का, और क्योंकि ये रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनने की पूरी चांसेस है, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से हर एक पॉइंट्स को देखते रहिएगा। जल्दी देखेंगे इसको और अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ किया है। आपको जानना चाहिए हर 2 साल में रिलीज़ की जाती है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये पब्लिश की जाती है। इसमें जो इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर है इसको देखा जाता है कि ये कितना बड़ा है या फिर घटा है। आपको जानना चाहिए इसमें 3 कैटेगरी में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसमें कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक होती है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। आपको जानना चाहिए इस तरह का पहला सर्वे 1987 में पब्लिश किया गया था और जो इस बार 2021 का है ये 17th एडिशन है। आपको जानना चाहिए इसमें बताया गया है कि पिछले 2 साल में इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है, यानी बढ़ा हुआ देखने को। हमारा क्वेश्चन मध्य प्रदेश से है कि वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो हम एक वो लेके चल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर किस में बढ़ा है पिछले 2 सालों में, तो ये आंध्र प्रदेश में बढ़ा है 647 स्क्वायर किलोमीटर। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, इसमें जो फॉरेस्ट कवर है ये 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। आपको जानना चाहिए अब जो भारत का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, जो कि हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारी कंट्री का इसका 62% है, 62% है। आपको जानना चाहिए यदि हम फॉरेस्ट कवर के मामले में यदि हम 5 राज्यों की बात करें, है ना, जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में बड़ा है, उसके बाद तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसके भी सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि हम मेगा सिटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर फॉरेस्ट कवर घटा है ये अहमदाबाद है। साथ ही आपको जानना चाहिए अगर हम एरिया वाइज देखें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका की जो फॉरेस्ट कवर है ना वो अपने जियोग्राफिकल एरिया का 33% है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो ऐसे कितने स्टेट और यूटीज हैं? 17। और इनमें से अगर हम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की बात करें तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इसमें 75% से भी ज़्यादा का फॉरेस्ट कवर है, तो यानी कि ये ज़्यादा घने हुए हैं। आपको जानना चाहिए यहाँ पर अगर हम मैनग्रूव कवर की बात करें तो मैनग्रूव्स का एरिया भी 17 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। और अब टोटल मैनग्रूव जो भारत में कवर है ये हो गया है 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर।
अगर हम मैनग्रोव कवर की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में, मतलब जिसमें बढ़ा है तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक में। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो देखिए इसमें जो फॉरेस्ट कवर है इसमें काफ़ी डिक्रीज देखा गया है, और सबसे ज़्यादा जहाँ पर फॉरेस्ट कवर लॉस्ट हुआ है वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर मणिपुर है। आपको जानना चाहिए भारत अब क्या क्या प्रयास कर रहा है अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए। तो देखिए भारत यहाँ पर 2.5 to 3 बिलियन टन्स CO2 इक्विवेलेंट एडिशनल कार्बन सिंक इसको इंक्रीज करने के लिए नगर वन योजना इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए कि इस बार एक नई कैटेगरी भी ऐड की गई है इस रिपोर्ट में, जो कि टाइगर रिजर्व्स, कॉरिडोर्स एंड लायन कंजर्वेशन एरिया से संबंधित है। इसमें बताया गया है जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं इसमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है 37.15 स्क्वायर किलोमीटर का, अगर हम 2011-2021 की बात करें, लेकिन टाइगर रिजर्व्स में ये डिक्रीज हुआ है 22.6 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। बाकी आपको जानना चाहिए जो फॉरेस्ट कवर है ये 20 टाइगर रिजर्व में तो बढ़ा है और 32 टाइगर रिजर्व्स में घटा है। अब किन किन में बढ़ा है, बुक्सा, अनामलाई, इंद्रावती रिजर्व, इन सब में तो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा जहाँ पर घटा है वो कौन कौन से हैं, कंवल और भद्र और सुंदरबंस रिजर्व में। बाकी आपको जानना चाहिए जो पाके टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश, इसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है लगभग 97% का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गेन आंध्र प्रदेश को हुआ है 647 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर में, फिर तेलंगाना है, फिर उड़ीसा है। सबसे ज़्यादा घटा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए कुछ एस्पिरेंट्स का एक कमेंट आता है कि आप इंग्लिश में बताइए, है ना। अब देखिए एक चीज़ हो सकती है या तो फिर पूरी स्लाइड हिंदी में हो और इंग्लिश में आपको बताया जाए, ठीक है, बोला इंग्लिश में जाए, या फिर ऐसा हो सकता है जो हम अभी चल रहा है कि इंग्लिश में आपकी स्लाइड्स हैं और हिंदी में मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोनों जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों छात्रों का इंटरेस्ट देखना पड़ता है ना, तो इस बात को आप भी समझा करें। अब केवल एक तरफा ही अगर चला दें इंग्लिश मीडियम का तो वो भी सही नहीं है, केवल एक तरफा हिंदी मीडियम का चला दें तो वो भी सही नहीं है ना। तो ये ज़्यादा सही रहता है। देखिए अब जैसे क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में है, तो आप लोग पढ़ के देख लिए जरा, जो इंग्लिश मीडियम वाले जिनको केवल इंग्लिश, जो साउथ के हैं, कुछ बच्चों के कमेंट आए हम साउथ से, हमको हिंदी नहीं आती है, तो देखिए फिर इधर का भी तो देखना है ना, हिंदी मीडियम वालों का भी देखना है, जो इंग्लिश समझते हैं उनका भी देखना है। तो आप लोग स्लाइड पढ़िए, पूरा मटेरियल आपके सामने, उसी को ही तो मैं बोल कर बता रहा हूँ। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस भारतीय राज्य में 5.95 लाख करोड़ रुपीस के निवेश करेगी? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज कमिटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ 5.95 लाख करोड़ इन गुजरात। तो गुजरात राज्य में 5.95 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है, और ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी ओहो फिर से ये गड़बड़ हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये हिंदी ट्रांसलेशन इसका गड़बड़ हो गया है थोड़ा। ये पिछले स्लाइड की क्वेश्चन है तो मैं उसको ट्रांसलेट करना भूल गया। हिंदी वाला तो मैंने कर दी, इंग्लिश क्वेश्चन बनाया और मैं इस इंग्लिश क्वेश्चन का यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन करना भूल गया। चलिए देख लेते हैं। इंडियाज़ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो अरविंद नारायण इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इस तरह की चूक ना हो, हालांकि इतना बड़ा कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये पिछले जो हमारा पिछला सेशन रहा करंट अफेयर्स का, उसका क्वेश्चन है, तो मैं उसी की स्लाइड के ऊपर करता हूँ ना इसको ओवरलैप। तो इंग्लिश वाला तो मैंने लिख दिया, जो इसका इंग्लिश क्वेश्चन था उसके बदले इंग्लिश क्वेश्चन मैंने बना दिया, पर मैं इसका हिंदी लिखना यहाँ पर भूल गया। तो ये पहले वाले क्वेश्चन जो पिछले करंट अफेयर सेशन था उसी की हिंदी यहाँ पर लिखी रह गई है, तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। जब मैं एक बार स्लाइड को गो थ्रू होता हूँ, मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ, पर तब मुझको ये नहीं दिखता कि हाँ मैंने ऐसा गलती की है, यानी कि मैं इसको चेंज करना भूल गया हूँ। अब जब मैं आपके लिए हूँ तब मेरे को दिख जाता है, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि फिर से इस तरह की ना हो। तो देखिए अरविंद नारायण, इन्होंने एक बुक लिखी है इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म
एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। सो इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, ये आत्मकथा है अरुंधति भट्टाचार्य की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इनको आप सभी जानते होंगे। इंडिया का जो लार्जेस्ट बैंक है एसबीआई, इसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रही है। अब तो रिटायर हो चुकी हैं यहाँ से, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रही है। तो इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, नाम आप याद रखिएगा। तो इन्होंने इसमें बताया है कि जो पास्ट चेयरमैन रहे हैं एसबीआई के, उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है इस बैंक को इतना बड़ा बनाने में। आपको जानना चाहिए कि अरुंधति भट्टाचार्य इन्होंने 1977 में एसबीआई को ज्वाइन किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर 22 साल की उम्र में। और इनसे पहले प्रदीप चौधरी थे जो इसके एसबीआई चेयरमैन थे, तो उनको इन्होंने सक्सीड किया था। ये रिटायर हुए थे, उसके बाद अरुंधति भट्टाचार्य आई थी, ठीक है, 2013 में। अब तो ये रिटायर हो चुकी हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में बिरजू महाराज ने प्रमुखता प्राप्त की। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो बिरजू महाराज अटेंड प्रोमिनेंस इन कथक डांस फॉर्म। देखिए ये न्यूज़ हमने क्यों ली है, क्योंकि आप सभी जान भी गए होंगे कि पंडित बिरजू महाराज इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1938 माफ़ कीजिएगा, 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था और 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया है। नाम याद रखिएगा, बृजमोहन नाथ मिश्रा। तो ये इंडियन डांसर थे, कंपोज़र, सिंगर और लखनऊ कालका बिंदादीन घराना, ये आप याद रखिएगा किस घराने से थे, लखनऊ घराने से थे। और कथक डांस ये के लिए ये काफ़ी फेमस थे। आपको जानना चाहिए जो हमारे भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, इससे भी इन्हें 1986 में सम्मानित किया गया था। 1998 में इन्होंने दिल्ली में अपना एक डांस स्कूल खोला जिसका नाम रहा कलाश्रम। बाकी आपको जानना चाहिए 2012 में इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी मिला। किसके लिए? उन्नई कानथु विश्वरूपम के लिए। साथ ही 2016 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी फॉर मोहे रंग दो लाल बाजीराव मस्तानी ये मिला। फेडरल बैंक ने एमएसएमईज के लिए कितने रुपए तक के क्रेडिट अनुमोदन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन ऋण देने वाला मंच या प्लेटफॉर्म federalinstalloans.com लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म federalinstalloans.com to facilitate credit approvals of up to ₹50 lakh for MSMEs। तो देखिए जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं यानी MSMEs, तो इनको जल्दी से क्रेडिट अप्रूव करने के लिए कितने रुपए तक का क्रेडिट, 50 लाख रुपए तक का क्रेडिट तुरंत देने के लिए फेडरल बैंक ने एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है federalinstalloans.com। बाकी आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक के MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन है। हेडक्वार्टर्स अलुवा केरल में है और टैग है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। हाल ही हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर फेडरल बैंक से संबंधित ये पढ़ा था कि वयाना नेटवर्क और फेडरल बैंक इन्हें मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर? IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 में। साथ ही हमने पढ़ा था कि फेडरल बैंक ने महिला मित्र प्लस इस तरह का एक सेविंग अकाउंट भी खोला है महिलाओं के लिए। किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो 16 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे। आपको जानना चाहिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान ये अनवील्ड किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अच्छा, स्टार्टअप हम कई बार सुनते हैं पर हमें ये भी मालूम होना चाहिए स्टार्टअप का मतलब क्या है। तो देखिए यदि हम भारत की बात करें तो भारत में स्टार्टअप वो एंटिटी होगी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो और जिसने अपना बिजनेस किए हुए 10 साल से ज़्यादा ना हुए हों, साथ ही उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ना हो। तो ऐसी एंटिटी को हम बोलते हैं स्टार्टअप।
मस्कट में एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो सविता पुनिया हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन हॉकी टीम फॉर एशिया कप इन मस्कट। देखिए गोलकीपर हैं सविता पुनिया। तो हाल ही में जो विमेंस एशिया कप होने वाला है ओमान में, तो यहाँ पर सविता पुनिया भारत को लीड करें, क्योंकि जो रानी रामपाल हैं जो भारत की परमानेंट कैप्टन हैं इसकी विमेन टीम की, वो चोटिल हैं। तो इसलिए सविता पुनिया को एक कमान दी गई है। आपको जानना चाहिए दीप क्रेस इक्का, ये इनकी डिप्टी रहेंगी, यानी कि उप कप्तान ये रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2021 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस के सबसे बड़े रिसीवर के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। So Paytm Payments Bank has emerged as the biggest receiver of Unified Payment Interface in December 2021। देखिए हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक डेटा रिलीज़ किया है, जिसके तहत ये आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि सबसे ज़्यादा जो यूपीआई के थ्रू जो पैसा भेजा गया है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भेजा गया है। तो 926.17 मिलियन ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुए हैं। और आपको बता दें यदि हम बिगेस्ट रेमिटर की बात करें, यानी कि जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा भेजा गया है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्राप्त कहाँ पर हुआ? यूपीआई के थ्रू, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। सबसे ज़्यादा भेजा कहाँ से गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू से। ठीक है, यूपीआई का यूज़ करके। तो दोनों में अंतर है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहले नंबर पर है, जो बिगेस्ट रिसीवर है यूपीआई अमाउंट का, और दूसरे नंबर पर फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी आपको जानना चाहिए एनपीसीआई डेटा ने ये भी कहा है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसका जो है हाईएस्ट अप्रूवल रेट रहा है यदि हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू रेमिटेंस की बात करें, यानी यदि हम पैसा भेजने की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अप्रूवल रेट रहा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है वो ट्रांजैक्शन, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का रहा है। और यदि हम यूपीआई बेनिफिशरीज की बात करें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा जिन्होंने प्राप्त किया है, तो उसके लिए सिटी बैंक का सबसे हाईएस्ट अप्रूवल रेट रहा है। तो ये आपको जानना चाहिए 99.84%। इंडियन ओपन में पुरुष एकल के फाइनल में सिंगापुर के लो किन यू को किसने हराया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो लक्ष्य सेन डिफीटेड लो किन यू ऑफ सिंगापुर इन द फाइनल ऑफ मैन सिंगल्स एट द इंडियन ओपन। तो देखिए बात हो रही है बैडमिंटन की, तो भारत के लक्ष्य सेन ने, जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है लो किन यू, इनको स्ट्रेट गेम्स में हराकर इंडिया ओपन टाइटल जीत लिया है, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। तो मेंस टाइटल जीता है सिंगल्स का इन्होंने। साथ ही आपको जानना चाहिए यदि हम मेंस डबल्स की बात करें तो ये किसने जीता? ये चिराग शेट्टी और सात्विक सिराज रानकी रेड्डी, इन्होंने जीता है मेंस डबल। यदि हम विमेंस सिंगल की बात करें तो ये जीता है बुशानन ओंग पारुंग फन, जो कि थाईलैंड की हैं इन्होंने। और यदि हम विमेंस डबल की बात करें तो ये जीता है बेनियपा एमसार्ट और नुनताकर्ण एमसार्ट ने, थाईलैंड की है। मिक्स डबल की बात करें तो ये जीता है टेरी ही एंड तान वे हांग ने। स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज, जो खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, किस स्थान पर प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। द मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी फैब्रिक वॉज डिस्प्लेड एट जैसलमेर। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए एक मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग है, जो कि खादी से बना हुआ है, इसको प्रदर्शित किया गया है कहाँ पर? राजस्थान के लोंगेवाला में। किस अवसर पर? जो 74th आर्मी डे मना 15 जनवरी को, उस अवसर में। आपको जानना चाहिए लोंगेवाला, कई बार पूछ लिया जाता है लोंगेवाला कहाँ पर है, एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था, याद रखिएगा राजस्थान में है। लोंगेवाला क्यों फेमस है? क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध यहाँ पर हुआ था, इसलिए ये फेमस है, राजस्थान का लोंगेवाला। तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। बाकी आपको जानना चाहिए इस फ्लैग के बारे में कि 225 फीट लॉन्ग है, 150 फीट वाइड है और 1400 किलोग्राम इसका वेट है। साथ ही जो अशोक चक्र इसके सेंटर में है, इसकी डायमीटर है 30 फीट। द राइज ऑफ द बीजेपी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और भारत सरकार की किस अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार द्वारा सह लेखक हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है। द राइज ऑफ द बीजेपी इज अ न्यू बुक
co-authored by Union Environment Minister Bhupendra Yadav and economist and former principal economic advisor to the government of India ईला पटनायक। तो याद रखें ये जो बुक है द राइज ऑफ बीजेपी, ये भूपेंद्र यादव और ईला पटनायक द्वारा लिखी गई है। को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने बीओबी फाइनेंशियल और एनपीसीआई के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो स्नैपडील हैज जॉइंड हैंड्स विद बीओबी फाइनेंशियल एंड एनपीसीआई टू लॉन्च अ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड। तो देखिए यहाँ पर स्नैपडील जो है को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है बीओबी फाइनेंशियल एंड एनपीसीआई के साथ मिलकर। बाकी आपको जानना चाहिए स्नैपडील का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, सीईओ इसके कुणाल बहल है। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान का नाम बताइए जिन्हें क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवा के लिए नाइटहुड दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो फॉर्मर वेस्टइंडीज कैप्टन क्लाइव लॉयड was given the knighthood for his service towards the game of cricket। नाइटहुड की उपाधि आप सभी जानते होंगे, तो देखिए जानेंगे इनके बारे में। तो वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर रहे हैं क्लाइव लॉयड, तो इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है क्योंकि जो क्रिकेट का जो खेल है इसके प्रति इन्होंने काफ़ी अपना जो है सर्विस रेंडर की है। इन्हीं के साथ साथ जो करंट इंग्लैंड के वनडे इंटरनेशनल और T20 कैप्टन है इयॉन मॉर्गन, इनको भी CBE इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लाइव लॉयड के बारे में आपको जानना चाहिए, जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 1975 का, वो वेस्ट इंडीज ने जीता था और उस वक्त ये वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। फिर उसके 4 साल बाद 1979 में फिर से जब वर्ल्ड कप हुआ तब फिर से वेस्ट इंडीज जीत गई और इस बार वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था, तब भी कैप्टन क्लाइव लॉयड रहे। लेकिन उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज हैट्रिक नहीं लगा सकी क्योंकि उसके बाद जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें इनका सामना हुआ भारतीय टीम से और उसके बाद भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को फाइनल में हरा दिया था, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिक्की का मोस्ट इनोवेटिव एग-टेक पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो एक्वा कनेक्ट हैज वॉन फिक्कीज मोस्ट इनोवेटिव एग-टेक अवार्ड। तो देखिए एक्वा कनेक्ट जिसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है और एक्वाकल्चर प्लेटफॉर्म है ये एक, तो इसे मोस्ट इनोवेटिव एग-टेक यानी कि मैच्योर स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर? फिक्की समिट एंड अवार्ड्स फॉर एग्री स्टार्टअप्स में। बाकी आपको जानना चाहिए एक्वा कनेक्ट के सीईओ राज मनोहर हैं। डेनियल ऑर्टेगा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सही आंसर ऑप्शन सी है। डेनियल ऑर्टेगा स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ। तो देखिए निकारागुआ के प्रेसिडेंट हैं ये डेनियल ऑर्टेगा, तो इन्होंने लगातार चौथी बार अपने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है। और यहाँ पर बताया गया है ये इलेक्शंस क्या थे? रिग्ड थे। रिग्ड इलेक्शन आप याद रखिएगा, रिग्ड का मतलब होता है जिसमें धांधली हुई हो, उनको बोलते हैं रिग्ड इलेक्शन यानी धांधली वाले इलेक्शन। बाकी आपको जानना चाहिए निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ है और करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा। तो ये आप देख रहे हैं, ये देखिए मैक्सिको है, फिर ऊपर यूएस है, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका है। ये जो बीच में आपको कनेक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। ये सभी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैं, ग्वाटेमाला और ये होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये सब। और इधर ये सभी हैं कैरिबियन आइलैंड नेशंस। ये अडानी पावर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो शेर सिंह पी ख्यालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अडानी पावर। तो क्योंकि अडानी पावर देखिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो सही आंसर है शेर सिंह पी ख्यालिया। अंडर 19 लड़कियों के एकल बैडमिंटन में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो तस्नीम मीर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब द नंबर 1 स्पॉट इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स बैडमिंटन। तो देखिए टीनेजर बैडमिंटन प्लेयर है तस्नीम मीर, गुजरात से हैं। तो ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड रैंकिंग, अगर हम गर्ल्स सिंगल्स की बात करें, इसको टॉप किया है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लेटेस्ट रैंकिंग जो लॉन्च की है उसमें पता चला है कि तस्नीम मीर सबसे टॉप पर हैं अंडर 19 की यदि हम बात करें। याद रखिएगा गुजरात से हैं ये।
हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो यस म्यूचुअल फंड हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। तो यस म्यूचुअल फंड अब जो है ये यस म्यूचुअल फंड ये अब व्हाइट ओक ग्रुप कंपनी का हिस्सा है, इसीलिए अब इसको जो है व्हाइट ओक कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। और ये जानकारी दी है जो व्हाइट ओक कैपिटल के जो सीईओ हैं आशीष पी सोमैया के द्वारा। 18वां कचाई लेमन उत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर मेघालय। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो 18th कचाई लेमन फेस्टिवल कंक्लूडेड इन मणिपुर। तो देखिए 18वां एडिशन रहा है कचाई लेमन फेस्टिवल का, और इसका थीम रहा ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मणिपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मणिपुर में ही एक उखरूल डिस्ट्रिक्ट का एक कचाई विलेज है, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बता दें जो ये कचाई लेमन है मणिपुर का, ये एक जीआई टैग इसको मिला हुआ है, और इसका जो इसका टेस्ट है ये बिल्कुल अलग है, और जो वैरायटी होती है लेमन की उनसे बिल्कुल अलग है, और ये रिच सोर्स है एस्कॉर्बिक एसिड का, साथ ही काफ़ी जूसी ये माना जाता है। आईआईएम कोझिकोड और किस बैंक ने स्टार्टअप फंडिंग योजना इंडस्प्रिंग बोर्ड के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो आईआईएम कोझिकोड एंड इंडियन बैंक इंक्ड अ पैक्ट फॉर अ स्टार्टअप फंडिंग स्कीम इंडस्प्रिंग बोर्ड। जानेंगे इसके बारे में। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, तो इसका एक बिजनेस इंक्यूबेटर है जिसका नाम है लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि लाइव। तो इसने इंडियन बैंक के साथ एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो स्टार्टअप फंडिंग स्कीम है इंडस्प्रिंग बोर्ड, इसके तहत ये 50 करोड़ रुपए का लोन, 50 करोड़ रुपए तक का लोन स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कराएंगे। मैंने आपको कई बार बताया इनक्यूबेटर का मतलब क्या होता है। इनक्यूबेटर का मतलब होता है जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको सहायता करना। इनक्यूबेटर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी स्टार्टअप को ग्रो करने में सहायता करती है, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। बाकी आपको जानना चाहिए इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। सीईओ शांतिलाल जैन है। टैगलाइन है योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दिया है। आपको बताना है दावोस किस शहर में है, माफ कीजिएगा दावोस किस देश में है। सही आंसर ऑप्शन डी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स दावोस एजेंडा। दावो इज अ टाउन इन द स्विट्जरलैंड। जानेंगे इसके बारे में। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल एड्रेस दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये संबोधन हुआ। और इसका थीम क्या रहा? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये आप याद रखिएगा, इसका थीम है ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें कही, लेकिन हमारे लिए 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि भारत जो है ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है। तो भाषण में जो इस तरह की बातें कही जाती है ना कि वर्ल्ड का 3rd है, वर्ल्ड का 1st है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड के 3रे नंबर के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स भारत में है। ठीक है, इंडिया हैज़ 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स मैंने आपको पहले ही बताया है ना क्या होते हैं, उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो 1 बिलियन US डॉलर की जो मार्केट वैल्यूएशन है उसको क्रॉस कर जाते हैं, उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न्स। दूसरा आपको जानना चाहिए कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लाउस श्वाब, और इसका हेडक्वार्टर्स है कलोगनी स्विट्जरलैंड में। साथ ही आपको जानना चाहिए दावोस ये टाउन है स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने अपने POS यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर प्राप्त भुगतान के लिए व्यापारियों हेतु समान दिन निपटान सुविधा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द सेम डे सेटलमेंट फीचर फॉर मर्चेंट्स फॉर पेमेंट्स रिसीव्ड ऑन इट्स POS टर्मिनल्स। तो इसका मतलब क्या है? SDS का सेम डे सेटलमेंट, जैसे हिंदी में आप कहेंगे समान दिन निपटान। जानेंगे इसके बारे में।
देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर कहा है, इसने एक फीचर लॉन्च किया है, सेम डे सेटलमेंट नाम से, STS नाम से एक फीचर लॉन्च किया है, जिसके तहत जो मर्चेंट्स हैं उनको पेमेंट्स उसी दिन यानी कि तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी POS टर्मिनल के थ्रू। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक में यदि उनका अकाउंट है और POS के थ्रू उनके पास कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सेम डे सेटलमेंट उस ट्रांजैक्शन का हो जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में 46 में से 14 अवार्ड हासिल करके शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो कर्नाटका सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन बाय सिक्योरिंग 14 आउट ऑफ 46 नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021। देखिए भारतीय सरकार ने 46 स्टार्टअप्स को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 दिया है और इनमें से 14 जो हैं ये कर्नाटक से हैं। यानी कि टोटल जितने भी ये अवार्ड है उनका 30% तो कर्नाटक के पास ही चला गया। कर्नाटक के बारे में आपको जानना चाहिए, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई हैं और कैपिटल बेंगलुरु है। हाल ही में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कर्नाटक से संबंधित पढ़ा था कि कर्नाटक ने यहाँ पर लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, LOU का मतलब है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। किस लिए? टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इंडिया डिजिटल समिट 2022 का कौन सा संस्करण इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI द्वारा आयोजित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 16th एडिशन ऑफ द इंडिया डिजिटल समिट 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल हैं। इन्होंने इंडिया डिजिटल समिट 2022 इसका जो ये समिट होती है इंडिया डिजिटल समिट, इसका 16वां एडिशन को संबोधित किया है, एड्रेस किया है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही इन्होंने एक तरह की इन्होंने मतलब पॉलिसी टाइप भी दी है जिसका नाम है लीप, LEAP, जिसकी फुल फॉर्म है लेवरेज, इनकरेज, एक्सेस एंड प्रोमोट। तो स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने एक ये रास्ता टाइप का दिखाया है कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, लेवरेज, एनकरेज, एसेस एंड प्रोमोट। किस एग्रीटेक स्टार्टअप ने हेलीक्रॉफ्टर नामक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एग्री इनपुट मार्केट प्लेस स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो देखिए एग्रीटेक स्टार्टअप देहात हैज़ एक्वायर्ड B2B बिजनेस टू बिजनेस एग्री इनपुट मार्केट प्लेस स्टार्टअप कॉल्ड हेलीक्रॉफ्टर। देखिए मैं आपको बता दूं, जो एस्पिरेंट हमारे पहले से करंट अफेयर्स देख रहे हैं उनको पता होगा कि पहले यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ता था, उसके बाद आंसर हिंदी में देता था, है ना। ये कई महीने चला। उसके बाद एक साथ कई बच्चों के कमेंट डेली आने लगे कि पहले आप हिंदी रखिए उसके बाद आप इंग्लिश रखिए, तो इसलिए मैंने चेंज किया था। क्योंकि आजकल भी कुछ एस्पिरेंट्स की डिमांड आ रही है, वो कह रहे हैं कि इंग्लिश पहले रखिए और हिंदी बाद में रखिए। तो देखिए पहले ऐसे ही चलता था, पहले इंग्लिश पहले रहता था और बाद में हिंदी रहता था। तो कई एस्पिरेंट्स की एक साथ डिमांड आने लगी थी, इसलिए फिर वो चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को इसी तरह से ढाल लीजिए जिस तरह से चल रहा है ना। क्योंकि बार बार चेंज करना सही नहीं रहता, उससे लैब बिगड़ जाती है, मेरी भी और आपकी भी। तो अभी इसी तरह से चलेगा, पहले हिंदी और उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, तो अपने आप को आप थोड़ा इसी तरह से अडेप्ट कर लीजिए। देखिए एग्रीटेक स्टार्टअप है एक देहात, इसने महाराष्ट्र बेस्ड बिजनेस टू बिजनेस एग्री इनपुट मार्केट प्लेस स्टार्टअप हेलीक्रॉफ्टर इसको एक्वायर किया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा ये आपके लिए, याद रखिएगा। इस तरह करंट अफेयर है जो मिस हो जाता है, पर यहाँ पर आपको कवर करा दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये देहात है एग्रीटेक स्टार्टअप, इसने लास्ट ईयर ही फार्म गाइड इसको भी एक्वायर किया था। बाकी आपको जानना चाहिए जो देहात है इसके को फाउंडर एंड CEO शशांक कुमार हैं। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और किस कंपनी ने 2 व्हीलर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल एंड हीरो मोटोकॉर्प हैव जॉइंड हैंड्स फॉर 2 व्हीलर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स।
तो ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल और हीरो मोटोकॉर्प इन दोनों ने हाथ मिलाया है किस लिए? टू व्हीलर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स को लॉन्च करने के लिए। तो ये कोर्स लॉन्च होगा और उसके बाद जो ये आपका ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल है ये इन कोर्सेज में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएगा। एक तरह का लर्निंग मॉड्यूल ये रहेगा। हाल ही में कमाल खान का निधन हो गया, वह एक उल्लेखनीय क्या थे? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रिसेंटली कमाल खान पास्ट अवे, ही वॉज अ नोटेबल जर्नलिस्ट। तो देखिए एनडीटीवी के साथ पिछले 30 साल से जुड़े हुए थे जर्नलिस्ट कमाल खान इनका नाम रहा। तो हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है। आपको बता दें इन्होंने रामनाथ गोयनका अवार्ड और गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड ये भी भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त किए हुए थे। निम्नलिखित में से किसने B2B लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म रॉकेट बॉक्स का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो शिप रॉकेट हैज एक्वायर्ड रॉकेट बॉक्स अ B2B लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। देखिए एक टेक इनेबल्ड लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट कंपनी है शिप रॉकेट। पहले आप ये जान लीजिए लॉजिस्टिक का मैंने मतलब आपको कई बार बताया। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? यदि आप बिजनेस या फिर स्टार्टअप से संबंधित कर लिया आप लॉजिस्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ की डिलीवरी करना, सप्लाई करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। आपके पास जो सामान आता है ना, आप जो ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो जहाँ से पैक हुआ है फिर चल कर कई डेस्टिनेशन पे आता है, उसके बाद फिर आपके पास आता है, तो वो क्या है? वो लॉजिस्टिक है ना। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका वहाँ से यहाँ तक, बीच में रुक के आ रहा है, फिर कल को फिर से दोबारा अपनी दूसरी डेस्टिनेशन से आपकी डेस्टिनेशन के लिए चला है, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिलीवरी या फिर सप्लाई, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो देखिए शिप रॉकेट ने यहाँ पर रॉकेट बॉक्स इसको एक्वायर कर लिया है। वित्त वर्ष 22 की पहली 3 तिमाहियों के दौरान किस राज्य को 2.31 लाख करोड़ रुपए का उच्चतम निवेश प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो गुजरात रिसीव्ड द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 2.31 लाख करोड़ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ फिस्कल ईयर 22। जानेंगे इसके बारे में। देखिए यदि हम फिस्कल ईयर 22 यानी कि 2021-22 के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ है 2.31 लाख करोड़ रुपीज़ का। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो हर राज्य को प्राप्त हुआ उसका 18% तो केवल गुजरात में ही गया है। दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र जिसे 1.51 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। साथ ही आपको जानना चाहिए यदि हम पास्ट 4 ईयर्स की बात करें, पिछले 4 साल की बात करें 2017 से 2021 तक, तो ये डेटा भी दिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP द्वारा। इन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल में भी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो गुजरात में ही हुआ है। गुजरात ने 1744 IEMs यानी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम ये एप्लीकेशन यहाँ पर प्राप्त किए हैं। तो ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम IEMs। RC गंजू ने किस अन्य पत्रकार के साथ ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो RC गंजू co-authored a book titled ऑपरेशन खात्मा along with अश्विनी भटनागर। देखिए हम सभी जानते हैं कि सितंबर 2016 में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है LOC के पार जो POC है POK है, तो इसमें इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। लेकिन अब जो ये बुक है ऑपरेशन खात्मा, इसमें यह बताया गया है कि सितंबर 2016 से 1 डिकेड पहले यानी कि 10 साल पहले भी इसी तरह की एक स्ट्राइक की गई थी। हालांकि वो छोटे लेवल पे थी लेकिन इतनी ही महत्वपूर्ण थी। तो उसी बारे में बताया गया है कि इससे पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो ये बुक है ऑपरेशन खात्मा। किसने लिखा है? 2 जर्नलिस्ट ने लिखा है जो कि आई विटनेस रहे इसके, इस सर्जिकल स्ट्राइक के जो पहले हुई थी। तो RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर ये दोनों ही जर्नलिस्ट ने ये बुक लिखी है। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि मार्च 1996 की बात है, जो श्रीनगर है यहाँ की हजरतबल मॉस्क, तो यहाँ पर जो है टेररिस्ट थे तो उनको यहाँ से खदेड़ा गया था, मारा गया था। उस पैरा एथलीट का नाम बताइए जिसने 24 घंटे में व्हील चेयर में 213 किलोमीटर की दूरी तय करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो पैरा एथलीट कमलकांत नायक कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ
13 kilometer in a wheelchair in 24 hours, entering the Guinness Book of World Records। देखिए पैरा एथलीट हैं कमलकांत नायक, ये उड़ीसा से हैं। तो इन्होंने 24 घंटे में 213 किलोमीटर कवर किए हैं, वो भी व्हील चेयर से, और इसी के साथ इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। इससे पहले साल 2007 में पुर्तगाल के मारियो त्रिंदाते, इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था, जिन्होंने 24 घंटे में व्हील चेयर पर 182.4 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और आप याद रखिएगा मैं उड़ीसा से हैं, ठीक है। कमलकांत नायक कहाँ के हैं? उड़ीसा से। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने अरब सागर में रूसी नौसेना के जहाजों के साथ पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो INS कोची participated in the PASEX exercises with Russian Navy ships in the Arabian Sea। तो देखिए भारत की ओर से INS कोची ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, और रशिया की ओर से RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स, इसने पार्टिसिपेट किया है अरेबियन सी में। तो पासेक्स एक्सरसाइज है ये नेवी की, किसी भी कंट्री के साथ भारत कर लेता है जो फ्रेंडली कंट्री है उनके साथ। मिसेस वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो नवदीप कौर वॉन द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड्स एट मिसेस वर्ल्ड 2022। तो देखिए इंडिया की नवदीप कौर, इन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता है अपनी कुंडलिनी चक्र ड्रेस के लिए, जो कि आपने इमेज देखी भी है। और ये कंपटीशन हुआ है लास वेगास US में। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ पर जो मिसेस अमेरिका जो हैं सेलिन फोर्ड, इन्होंने यहाँ पर मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। किस शहर ने इन्फिनिटी ब्रिज खोला? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो दुबई ओपनड इन्फिनिटी ब्रिज। देख रहे हैं ना आप, इसका आकार इन्फिनिटी की तरह ही है जो इसका डिज़ाइन है। तो देखिए इन्फिनिटी ब्रिज ये दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में खोला गया है पब्लिक के लिए। और आपको बता दें ये जो है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा देरा और बुरु के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ लेन्स यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। और आपको जानना चाहिए ये ब्रिज, इसका नाम इन्फिनिटी है, जो कि मैथमेटिकल साइन है इन्फिनिटी, इसी की तरह बिल्कुल इसका डिजाइन बनाया गया है। कौन सा राज्य 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो केरल विल होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ, इन्होंने अप्रूवल प्राप्त किया है किससे? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ से, ICSD से, जिसके तहत ये फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तिरुवनंतपुरम केरल में 2023 में। बाकी आपको जानना चाहिए केरल के बारे में, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। और बाकी आपको जानना चाहिए जो ये ICSD है, माफ़ कीजिएगा ये T है F नहीं है, ICSD, इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि केरल ने नीति आयोग का जो हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको टॉप किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए करंट अफेयर है, MCQ फॉर्मेट में हमने देखा था, ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताया गया है। अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो मनोज पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए जनरल पांडे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती इनकी जगह लेंगे। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो विक्रम देवदत्त हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। तो देखिए सीनियर IAS ऑफिसर हैं विक्रम देवदत्ता, इनको एयर इंडिया का न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और आपको हाल ही में मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को सेल कर दिया है थैलेस प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है टाटा सन्स का।
आपको जानना चाहिए जो ये एयर इंडिया है इसको फाउंड किया था जहांगीर रतन जी दादाबॉय टाटा यानी JRD टाटा ने 1932 में 1932 में, तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस रखा गया था। उसके बाद आपको जानना चाहिए टाटा एयरलाइंस ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी 29 जुलाई 1946 में, तब इसका नाम रखा गया एयर इंडिया। और 1953 में इसको नेशनलाइज किया गया और इसको दो ब्रांचेस में बांटा गया, डोमेस्टिक एयरलाइन और इंटरनेशनल कैरियर। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सर रघुवेंद्र तंवर हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली। तो रघुवेंद्र तंवर जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च न्यू दिल्ली में चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। हाल ही में एस दोरेराजी का निधन हो गया है, वह एक उल्लेखनीय क्या थे? हिस्टोरियन थे, साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे या फिर जर्नलिस्ट थे? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रिसेंटली एस दोराईराजी पास्ड अवे, ही वाज अ नोटेबल जर्नलिस्ट। तो वेटरन जर्नलिस्ट थे, तमिलनाडु से थे, 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए इन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द हिंदू, फ्रंट लाइन और लिंक में कार्य किया। 15 जनवरी को सेना दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के अंगरक्षक के साथ एक घोड़े को थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। इस घोड़े का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। अ हॉर्स विद द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड वाज अवॉर्डेड द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन ऑन द ईव ऑफ आर्मी डे ऑन जनवरी 15 फॉर एक्सेम्पलरी सर्विसेज। द नेम ऑफ द हॉर्स इज विराट। देखिए विराट, धर्मी, हीना, इन तीनों को ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आपको जानना चाहिए विराट तो हॉर्स है ना, जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड हैं उन्हीं के ही हॉर्स में है ये विराट, इसका नाम है हॉर्स का। और जबकि जो धर्मी है और हीना है ये दोनों ही आर्मी डॉग्स हैं। कौन सा देश अपनी राजधानी को नुसंतारा में स्थानांतरित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंडोनेशिया विल रिलोकेट इट्स कैपिटल टू नुसंतारा। ये जानेंगे आप, ये इंडोनेशिया है। आगे बात करते हैं इस बारे में। देखिए इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने एक कानून को पास कर दिया है, एक बिल को पास किया है, अब वो कानून बन जाएगा। तो जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हम अपनी कैपिटल जकार्ता से रिलोकेट करेंगे, क्योंकि जो जकार्ता है इनका कहना है कि ये स्लोली जो है सिंक होता जा रहा है, इसलिए जकार्ता के बदले अब बोर्नियो आइलैंड पर इनकी कैपिटल बनेगी और इसका नाम है नुसांतरा। बाकी आपको जानना चाहिए इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। अच्छा, कई बार आप देखेंगे एग्जाम में, SSC एग्जाम हो, रेलवे टाइप के एग्जाम हो या फिर आपके PCS लेवल के एग्जाम हो, वहाँ पर कभी कभी वोल्केनो पूछ लिया जाता है कि ये वोल्केनो किस कंट्री में है, एक्टिव है या फिर जो डोरमेंट वोल्केनो होते हैं। तो याद रखिएगा कई बार सही ऑप्शन जो है उसमें इंडोनेशिया होता है, क्योंकि इंडोनेशिया में ही कई सारे वोल्केनो मिलते हैं। तो मैं कुछ प्रमुख वोल्केनो के आपके नाम बता रहा हूँ, इनको आप जरूर याद रखिएगा यदि आप SSC, रेलवे या फिर स्टेट के कोई एग्जाम देते हैं। देखिए क्राकाटोआ, लेक तोबा, माउंट तंबोरा, माउंट मेरापी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट मेरापी यदि आप तैयारी कर रहे हैं कई सालों से तो आप जानते होंगे, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। और लास्ट है माउंट सिनाबम। तो ये सभी वोल्केनो इंडोनेशिया में है, पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने स्पेशल यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य में DSP के रूप में नियुक्त किया गया है? असम, मणिपुर, नागालैंड या फिर मेघालय? सही आंसर ऑप्शन ए है। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन अपॉइंटेड एज DSP इन असम। देखिए ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है लवलीना बोरगोहेन, आप सभी ने जानते होंगे। तो इन्हें ट्रेनी डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी डिप्टी SP इनको आसाम पुलिस में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये याद रखिएगा, द पुजिलिस्ट स्क्रिप्टेड हिस्ट्री लास्ट ईयर बाय बिकमिंग द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन फ्रॉम आसाम टू विन एन ओलंपिक मेडल। प्यूजिलिस्ट का मतलब होता है जो बॉक्सर होते हैं, ये आप याद रखिए। कभी कभी इस तरह की टर्म भी अलग से यूज हो जाती है, जैसे रिकर्व आपसे पूछ लिया गया था बैंक के एग्जाम में, इस तरह पूछा जा सकता है कि पुजिलिस्ट किससे संबंधित है, तो आंसर क्या होगा आपका? बॉक्सिंग से संबंधित है। तो टोक्यो गेम्स में इन्होंने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल।
हाल ही में शांति देवी का निधन हो गया, वह एक उल्लेखनीय क्या थी? सही आंसर ऑप्शन डी है। रिसेंटली शांति देवी पास्ड अवे, ही वॉज अ नोटेबल सोशल एक्टिविस्ट। ये सोशल है, सोशल एक्टिविस्ट। तो पद्मश्री अवार्डी रही है और सोशल एक्टिविस्ट रही हैं शांति देवी। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये याद रखिएगा। ये उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से थी। बाकी आपको जानना चाहिए कि पिछले साल ही जनवरी 25 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया था, क्योंकि इन्होंने जो माओवादी हिट एरिया है रायगढ़ रीजन, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, यदि ओबीसी की हम बात करें। सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 फाइनल में पुरुषों का एकल खिताब जीतने के लिए एंडी मरे को किसने हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो असलान करात्सेव डिफीटेड एंडी मरे टू लिफ्ट मेन सिंगल्स टाइटल एट सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 फाइनल। देखिए, असलान करात्सेव ये रशिया के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने 3 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंडी मरे, जो कि ब्रिटेन के हैं, इन्हें हराकर मेंस सिडनी टेनिस क्लासिक सिंगल्स फाइनल जीत लिया है। आपको जानना चाहिए विमेंस सिंगल्स यहाँ पर स्पेन की पाउला बार्डोसा ने जीता है। मेंस डबल जीता है यहाँ पर जॉन पीर्स और फिलिप पोलाशेक ने, और विमेंस डबल जीता है यहाँ पर अन्ना दनिलीना और बेट्रिस हादामाया ने। इब्राहिम बाबकर कीता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? सही आंसर ऑप्शन ए है। इब्राहिम बाबकर कीता हु डाइड रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ माली। तो माली के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और इनका 76 साल की उम्र में निधन हो गया। ये आप देख सकते हैं, माली अफ्रीकन कंट्री है। बाकी आपको जानना चाहिए माली की कैपिटल बामाको है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। डियोन लैंडोर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित थे? पोलो, स्प्रिंटिंग, स्विमिंग या फिर जेवलिन थ्रो? सही आंसर ऑप्शन बी है। डियोन लैंडोरे हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज नोन फॉर स्प्रिंटिंग। तो देखिए, काफ़ी जाने माने स्प्रिंटर रहे, ओलंपिक और वर्ल्ड मेडलिस्ट रहे हैं डियोन लैंडोर, और इनका हाल ही में एक अनफॉर्चुनेट कार क्रैश में जो है इनका निधन हो गया है, और ये 29 साल के ही थे। आपको जानना चाहिए इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में त्रिनाद एंड टोबैको के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम किस प्रमुख लेखक और इतिहासकार की एक नई किताब है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो लीडिंग ऑथर एंड हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा is the author of the book titled Rebels Against the Raj, Western Fighters for India's Freedom। देखिए, रामचंद्र गुहा की जितनी भी बुक्स हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस इतिहासकार हैं, तो इनकी बुक्स पूछ ली जाती है एग्जाम में। और भी आप बुक्स जरूर सर्च कीजिएगा, और ये वाली बुक तो आप जरूर याद रखिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। आपको बताना है, जो ये राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान यानी NIMAS है, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्लैग्ड इन इंडियाज फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स इन फ्रांस। NIMAS इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि यही वाला जो स्पोर्ट्स कॉलेज ये है इंस्टीट्यूट, ये अरुणाचल प्रदेश में। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, इसने फ्रांस में एक इंडिया का फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन इसको जो है कंडक्ट किया है, और इसको हरी झंडी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह इनके द्वारा दिखाई गई है। तो इसमें जो भी हमारी टीम रही हमारी ओर से, इन्होंने 250 किलोमीटर की विंटर ट्रैकिंग की है एल्प्स माउंटेन रेंजेस पर, जो कि काफ़ी टफ भी है। ठीक है, 250 किलोमीटर की ट्रैकिंग की है। बाकी आपको जैसा मैंने बताया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स NIMAS ये अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के दिरांग में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट परख पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो AICTE लॉन्च्ड अ पोर्टल ऑफ स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट, यानी कि परख। आप सभी जानते हैं AICTE का मतलब क्या है?
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसने देखिए 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों का बेनिफिट है। पहला प्रोग्राम है स्टूडेंट्स लर्निंग असेसमेंट परख, और दूसरा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग NITTT। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए जो परख प्रोग्राम है इसमें क्या है, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और स्कूल्स हैं, इनके जो भी स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनका असेसमेंट कंडक्ट कराया जाएगा इसके तहत, परख प्रोग्राम के तहत। और जो दूसरा है NITTT, इसमें क्या है, जो टीचर्स हैं अब उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और सेमेस्टर बेस्ड मेंटरशिप जो है छात्रों को प्रोवाइड करानी होगी। किस मंत्रालय ने 17 जनवरी 2022 से 21 जनवरी 2022 तक ओपन डेटा वीक की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज इनिशिएटेड ओपन डेटा वीक फ्रॉम 17th जनवरी 2022 टू 21st जनवरी 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने ओपन डेटा वीक को ओपन करने की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें मिनिस्ट्री के अनुसार इसमें जो है 100 स्मार्ट सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, जो भी स्मार्ट सिटीज़ का जिनके पास कार्यभार है स्टेट्स में, है ना, तो वो क्या करेंगे, स्मार्ट सिटीज़ से संबंधित जितना भी डेटा है उसको पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो उसको बोला गया है ओपन डेटा वीक। कई तरह की जानकारी यहाँ पर जानने के लिए मिलेगी। कौन सी कंपनी टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर और टेक पार्टनर बन गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो TCS हैज बिकम द टाइटल स्पॉन्सर एंड टेक पार्टनर ऑफ टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन। देखिए TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसने कनाडा रनिंग सीरीज के साथ टाई अप किया है, जिसके तहत ये टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन एंड वर्चुअल रेस के लिए टाइटल स्पॉन्सर के साथ साथ ऑफिशियल IT सर्विस एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग पार्टनर भी बन गया है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि टाटा ग्रुप 2022 और 2023 IPL एडिशन के लिए टाइटल स्पॉन्सर बना है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके लिए। निवेशक शिक्षा के लिए किस एजेंसी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड सारथी मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि अब कई युवा सिक्योरिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं। जो आपका ये स्टॉक एक्सचेंज है इसमें इन्वेस्ट करने चुके हैं। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी रेगुलेटर है, जो सिक्योरिटी मार्केट है इसकी रेगुलेटर है सेबी। ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है इसकी रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सारथी। तो इसमें आप म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं, म्यूचुअल फंड से संबंधित रिस्क के बारे में जान सकते हैं, स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी आप इस सारथी ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से इसमें KYC होता है, ठीक है, क्या क्या आपको सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए ध्यान रखना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। बाकी आपको जानना चाहिए सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और फिलहाल इसके चेयरपर्सन हैं अजय त्यागी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इन्फ्यूजन ऑफ 1500 करोड़ इन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। इरेडा भी इसको बोलते हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इसमें जो भारत सरकार है ये 1500 करोड़ रुपए डालेगी। किस लिए? ताकि ये आगे 12,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रोवाइड करा सके। आपको जानना चाहिए कि जो इरेडा है ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है। और आपको जानना चाहिए कि इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं और हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है। 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की वॉन द फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड फॉर 2021। तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट में आपको शो करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसने कौन सा अवार्ड जीता है। देखिए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। ये बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं
और बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर ये जीता है एडवर्ड मेंडी चेल्सी। बेस्ट फीफा मेंस कोच ये रहे थॉमस ट्यूशेल चेल्सी। तो ये तो मेंस कैटेगरी रही। इसके बाद देखते हैं वीमेंस कैटेगरी में बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर ये जीता है एलेक्सिया प्यूटेलेस बार्सिलोना। बेस्ट फीफा वीमेंस गोलकीपर क्रिस्टियाने एंडलर पेरिस सेंट जर्मेन लियोन। बेस्ट फीफा वीमेंस कोच ये जीता है इमा हाइस ने चेल्सी। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जीता है डेनमार्क नेशनल टीम एंड मेडिकल स्टाफ ने। फीफा पुस्कास अवार्ड फॉर बेस्ट गोल ऑफ द ईयर ये जीता है एरिक लामिला ने, जो कि इन्होंने आर्सेनल के खिलाफ गोल किया था इसके लिए। फीफा फैन अवार्ड जीता है डेनमार्क और फिनलैंड के सपोर्टर्स ने। साथ ही फीफा स्पेशल अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग कैरियर अचीवमेंट ये एक तो मिला है क्रिस्टीन सिनक्लेयर को, क्योंकि इन्होंने जो है मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स इसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है विमेंस कैटेगरी में। और इसी के साथ साथ अगर मेंस की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, जिन्होंने कि मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स स्कोर किए हैं। इन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा था हाल ही में और मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स अब इनके नाम पर हैं। तो ये सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार इसको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया है, वह एक उल्लेखनीय क्या थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो रिसेंटली हरिपाल सिंह अहलूवालिया पास्ड अवे, ही वाज अ नोटेबल माउंटेनियर। तो देखिए हरिपाल सिंह HPS अहलूवालिया, हरिपाल सिंह अहलूवालिया, तो ये जो थे पर्वतारोही थे यानी माउंटेनियर थे और हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए इन्होंने कई सारी बुक्स वैसे लिखी हैं और जिनमें कि इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है हायर देन एवरेस्ट। आपको जानना चाहिए कि इनको साल 2002 में पद्म भूषण से, 1965 में पद्मश्री से और 1965 में ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साल 2009 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और किस राज्य ने हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ओडिशा हैव जॉइंट हैंड्स टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसको आप WFP कहते हैं, इसने और उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है। किस लिए? जो भारत में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। आपको जानना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। आपको जानना चाहिए साल 2020 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है और इसके हेड हैं डेविड बेस्ले। भारतीय दूरसंचार उद्योग में कौन सी कंपनी UPI ऑटोपे के साथ लाइव होने वाली पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। सो जियो हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री टू गो लाइव विद UPI ऑटोपे। देखिए यहाँ पर रिलायंस जियो ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ पार्टनरशिप करके UPI ऑटोपे इसको लॉन्च किया है और टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये फर्स्ट कंपनी बन गई है जिसने इस तरह की सुविधा अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराई है, जिसका नाम है UPI ऑटोपे। ऑटोपे आप सभी जानते हैं, यानी खुद से आपका जो बिल है वो हर महीने जो है जमा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपको जैसे रिचार्ज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी रिन्यूएबल डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही वो रिन्यू हो जाता है, ऑटो रिन्यू हो जाता है। तो जब भी प्लान की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी तो अपने आप उस प्लान को वो रिन्यू कर देगा और पैसे कटेंगे आपके UPI से। यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो रोबर्टा मेट्सोला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। देखिए आपको जानना चाहिए रोबर्टा मेट्सोला ये माल्टा से है और यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे डेविड सासोली, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हमने MCQ भी किया था उस पर बेस्ड। और आपको जानना चाहिए जो ये रोबर्टा मेट्सोला है ये इस पोस्ट पर आने वाली 3rd वुमेन बनी है।
यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। बाकी आपको जानना चाहिए, जैसे ये तो यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बनी है, और जो यूरोपियन कमीशन है इसकी प्रेसिडेंट कौन है, ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, यूरोपियन कमीशन की है और यूरोपियन पार्लियामेंट की ये है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। गुड डॉट ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। सो गुड डॉट जो कि एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है, इसने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से किसने लीजेंड्स लीग क्रिकेट के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स प्राप्त किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो हाउसेट हैज एक्वायर्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ लीजेंड्स लीग क्रिकेट। देखिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट के जो आपके ये जो स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं ये हाउसेट को मिले हैं। आपको जानना चाहिए ये इनॉग्रल एडिशन है इसका, लीजेंड्स लीग क्रिकेट का पहला ही एडिशन है जो कि ओमान में शुरू हो चुका है 20 जनवरी से, और इसमें 3 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनका नाम है इंडिया महाराजास, एशिया लायंस और वर्ल्ड जायंट्स। हाल ही में किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का निधन हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो फेमस कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ हैज पास्ड अवे रिसेंटली। तो नारायण देवनाथ जो कि कार्टूनिस्ट थे, कॉमिक बुक राइटर, इलस्ट्रेटर और ऑथर रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए इन्हें जो है आइकॉनिक बंगाली कार्टून कैरेक्टर जिसका नाम बंतुल द ग्रेट है, इसके लिए जाना जाता है। साथ ही हांडा बोंडा या फिर हांदा बोंदा, जो भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, हांडा बोंडा होगा, और नोंते फोंते, ठीक है, इसके लिए इन्हें जाना जाता था। इन आइकॉनिक बंगाली कार्टून कैरेक्टर्स के लिए इन्हें जाना जाता था, और इनका हाल ही में 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो चंद्रचूड़ घोष इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। निम्नलिखित में से कौन AFC महिला एशियाई कप के 20वें संस्करण के आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सो न्यू दिल्ली इज नॉट वन ऑफ द वेन्यूज फॉर 20th एडिशन ऑफ द AFC विमेंस एशिया कप। जानेंगे इसके बारे में। देखिए जो AFC विमेंस एशियन कप है इसका 20वां एडिशन ये भारत में हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है, और इसमें 12 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। साथ ही इसके वेन्यू क्या है? मुंबई, नवी मुंबई और पुणे। और लास्ट टाइम इंडिया ने ये कब होस्ट किया था इस टूर्नामेंट को? ये किया था 1979 में। केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए किस बिजली कंपनी ने अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? NTPC, NHPC, अडानी पावर या फिर पावर ग्रिड। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। सो पावर ग्रिड हैज साइंड अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अफ्रीका 50 टू डेवलप द केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो पावर ग्रिड के बारे में आप सभी जानते हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने यहाँ पर अफ्रीका 50 जो कि एक पैन अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, इसके साथ एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए पावर ग्रिड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के श्रीकांत है, हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है। पियर्सन ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो पियर्सन हैज अनाउंस्ड बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो एक्टर विक्की कौशल होंगे पियर्सन के नए ब्रांड एम्बेसडर। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो नरेंद्र कुमार गोयनका took over as the new chairman of Apparel Export Promotion Council AEPC। तो AEPC के नए चेयरमैन होंगे नरेंद्र कुमार गोयनका। और AEPC के बारे में आपको जानना चाहिए, जो भी कपड़ा एक्सपोर्ट होता है ना भारत से, तो उसके लिए जो ऑफिशियल बॉडी है वो AEPC ही है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का स्थल क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है। So, Lahore and Spiti is the venue of 9th National Women Ice Hockey Championship। तो देखिए यहाँ पर 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022
ये आपकी हो रही है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? आइस स्केटिंग रिंक काजा में। रिंक याद रखिएगा, आइस स्केटिंग कहाँ पर होती है? रिंक में। जैसा आपका टेनिस का स्पोर्ट कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। ठीक है, ये आपके एसएससी जैसे पेपर में पूछा जाता है कि टेनिस कहाँ पर खेला जाता है? कोर्ट में, है ना। क्रिकेट कहाँ पर खेला जाता है? ग्राउंड में। तो इसी तरह से आइस स्केटिंग कहाँ पर होती है? रिंक में। बॉक्सिंग कहाँ पर होती है? रिंग में। ये आप याद रखेंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश को होस्ट कर रहा है। तो आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। जलीकट्टू इज टिपिकली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट? Astamodi wetland is located in which state? Legends League cricket Rob Sin, which actor as the brand ambassador? Which state or UT has recognized Takht Damadam Sahib as the fifth Takht of Sikhs? Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT has virtually organized the first ever Startup India Innovation Week from which state to which state in 2022? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।